आज के वर्चुअल क्लास में हमारे चर्चा का विषय बैंकिंग संकट है। ठीक है, आज हम बैंकिंग संकट के ऊपर चर्चा करेंगे। बैंकिंग संकट क्या है, ठीक है, और बैंकिंग आज की चर्चा के अंतर्गत बैंकिंग संकट के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ हम बैंकिंग संकट के कारण, ठीक है, बैंकिंग संकट का इतिहास और बैंकिंग संकट के कारण हो गया, ठीक है, और बैंकिंग संकट के प्रभाव की हम विवेचना आज के वर्चुअल क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग संकट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक जनता के निक्षेप को स्वीकार करता है, ठीक है, और उसे वह जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है ऋण के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बैंक का विश्वास है जनता के जमाओं के ऊपर निर्भर है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बैंक का व्यवसाय जनता के विश्वास पर ही चलता है कि जनता को जब विश्वास रहेगा बैंक के ऊपर तो उसी कंडीशन में वह बैंक में अपने जो भी संपत्ति है या कैश है उसको वो रखेगी। लेकिन बिना विश्वास के अभाव में बैंकिंग में वह अपने संपत्तियों को नहीं रखेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बैंक का व्यवसाय है जनता के विश्वास पर चलता है, और बैंकिंग संकट की जो ये स्थिति है ये जनता के अविश्वास के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि बैंक जनता से प्राप्त जमा राशि के आधार पर ही व्यवसाय करते हैं, या जनता से जो जमा प्राप्त होती है, निक्षेप प्राप्त होते हैं, उसको वह ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, जब जनता द्वारा या ग्राहक द्वारा बैंक में अपने धन संपत्तियों को जमा किया जाता है तो उस पर जो ब्याज की रकम होती है कम मिलती है, और जब बैंक द्वारा किसी अन्य व्यवसायी को, उद्योगपति को या व्यक्ति को या किसी संस्था को कोई ऋण दिया जाता है तो उस पर जो ब्याज लेती है वह अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो ब्याज का अंतर है यह बैंक के लिए क्या है, आय है। ठीक है, और बैंक क्या करती है, जो जनता से उसको धन प्राप्त होता है, कैश प्राप्त होता है, ठीक है, उसको वह अन्य व्यवसाय में विनियोग कर देती है या किसी व्यक्तियों को ऋण के स्वरूप में दे देती है। ठीक है, और बैंक एक निश्चित नकद कोष की मात्रा अपने पास रखकर बाकी सब जो धन होते हैं उनको वह विनियोग कर देती है, और लोगों में यह भी विश्वास रहता है कि बैंक से जब भी हम अपना रुपया निकालना चाहे बैंक हमारा रुपया हमको लौटा देगी, वापस कर देगी। ठीक है, और इसी विश्वास पर जनता बैंक में अपना धन जमा करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब बैंक, या हम थोड़ा सा और इसको विस्तार करें, क्योंकि बैंक क्या करती है, सभी धन का विनियोग कर देती है, जो भी धन उसके पास जनता की जमाएं आती है उसमें से कुछ को नकद कोष के रूप में अपने पास रख लेती है। ठीक है, फिर भी जनता में विश्वास है कि जब भी बैंक के द्वारा आप रकम की मांग करोगे उसको वह लौटा दे। तो होता क्या है कि जनता द्वारा सभी लोग एक साथ धन की मांग नहीं करते हैं। अधिकांश लोग, कहने का मतलब जो जनता के द्वारा धन की मांग का समय होता है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण से बैंक रखे गए नकद कोष के आधार पे उन मांगों का निपटारा करती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब ऐसी स्थिति आ जाती है बैंक द्वारा रखे नकद कोष से जनता के धन की मांग को पूरा करने में बैंक असमर्थ हो जाते हैं, तो ये जो स्थिति है ये बैंकिंग संकट की स्थिति है। ठीक है, या कोई एक बैंक जनता की मांग को पूरा करने में यदि असमर्थ है, ठीक है,
तो इससे कभी कभी यह अफवाह फैल जाती है कि बैंक डूब रहे हैं, बैंकिंग। तो जनता क्या करती है, लोग क्या करते हैं, जो बैंक में जमा धन है वो वापस मांगने लगते हैं। और जब सभी लोग एक साथ धन को वापस मांग करने लगेंगे, ठीक है, तो इस स्थिति में चूंकि बैंक के पास पर्याप्त नकद कोष नहीं है सभी के धन को वह वापस करे, तो ये जो स्थिति पैदा होती है यह बैंकिंग संकट की स्थिति होती है, ठीक है। या बैंक जनता की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं और लोगों में यह बात प्रचलित हो जाती है कि बैंक फेल हो रहा है। तो एक बैंक के फेल होने का प्रभाव अन्य बैंकों पर भी पड़ने लगता है और अन्य बैंक के जो ग्राहक हैं उनसे वह अपने धन की मांग करने लगते हैं, ठीक है, और बैंक उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। और ये जो स्थिति है बैंकिंग संकट की स्थिति। देखिएगा, बैंकिंग संकट किसी कारण से एक बैंक के फेल हो जाने पर जनता का विश्वास दूसरे बैंकों से भी उठने लगता है, ठीक है, और संपूर्ण जनता बैंकों में अपने जमा धन को वापस मांगने लगती है, ठीक है। और इस प्रकार एक के बाद अन्य सभी बैंक फेल होने लगते हैं। बैंकों के फेल होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग संकट कहते हैं। और यह संकट धीरे धीरे बैंकिंग व्यवस्था को पंगु बना देता है, ठीक है। किसी एक बैंक के फेल होने पर जनता से का विश्वास दूसरे बैंकों से भी उठने लगता और संपूर्ण जनता बैंकों में जमा धन को वापस मांगने लगती है और बैंक अपने द्वारा रखे गए नकद कोष से उस मांग को पूरा करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और ये जो स्थिति है बैंकिंग संकट की स्थिति है। अब भारत में बैंकिंग संकट का जो इतिहास है देखिएगा, उसकी विवेचना हम करते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं भारत में बैंकिंग संकट के इतिहास को, ठीक है। ये आपका प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 17 तक की स्थिति है, ठीक है। और इसके बाद है आपका ये द्वितीय बैंकिंग संकट 1922 से एवं 1929 एवं 36 तक की जो स्थिति है द्वितीय बैंकिंग संकट की स्थिति है। तृतीय बैंकिंग संकट 1939 से 46, ठीक। अब प्रथम बैंकिंग संकट 1913 से 1917 की स्थिति। और ये जो 1913 से 1917 की स्थिति है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय की स्थिति है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, साख की मांग अधिक होने के कारण बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि कर दी गई। लेकिन चूंकि युद्धकालीन अनिश्चितता के वातावरण में लोगों में बैंक के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है, या युद्धकालीन अनिश्चितता के वातावरण में बैंकों के प्रति लोगों में क्या हो गया, अविश्वास उत्पन्न हो गया और जनता बैंकों से अपने धन की मांग करने लगी, ठीक है। और जिसके कारण से जनता की मांग को पूरा करना कठिन हो गया और इस तरह से सर्वप्रथम आपका ये पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1912 में इस संकट का शिकार हुआ। और ये जो संकट काल की अवधि 1913 से 1917 तक, इस अवधि में भारत में 87 बैंक फेल हुए, ठीक है। अब द्वितीय बैंकिंग संकट देखिए, द्वितीय बैंकिंग संकट आपका 1922 एवं 1929 से 36 की स्थिति। और 1922 में जो बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ क्योंकि सरकार की संकुचन नीति के सामने बैंकों के सामने अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। संकुचन नीति का मतलब होता है कि जो मुद्रा के प्रसार है को कम करने का प्रयास करना या जो मुद्रा की पूर्ति है उसको कम करने का प्रयास करना। और जब मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो इससे बैंक द्वारा साख की मात्रा भी कम होगी, ठीक है। और जिसके कारण से इस 1922 में बैंकिंग संकट की स्थिति उत्पन्न हुई या बैंकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी, ठीक है। और पुनः 1929 से 1930 जो आर्थिक मंदी का काल हुआ, देशव्यापी मंदी रहा, ठीक है। और इस काल में भी बैंक असफल हुए और यह काल आपका 1936 तक चलता रहा, ठीक है। और 1929 से 1936 के बीच भारत में 481 बैंक फेल हुए, ठीक है। अब हम तृतीय बैंकिंग संकट को देखते हैं। तृतीय बैंकिंग संकट आपका 1939 से 1946 करीब यह द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति है, ठीक है। अब इस अवधि में देखिए 482 बैंक फेल हुए, ठीक है, और जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी लगभग 94 लाख स्थिति थी। और 1939 के बीच या 1939 से 46 के बाद 1947 में आपका भारत स्वतंत्र हो गया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल के बैंकों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, देश में बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई, ठीक है, जिससे भारत में करीब
30 बैंक फेल हुए। सबसे अधिक बैंक इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक को उठानी पड़ी, ठीक है। और 1947 से लेकर 1991 तक की अवधि में कुल मिलाकर 242 बैंक फेल हुए, ठीक है। तो ये आपका बैंकिंग संकट था। बैंकिंग जो संकट है, बैंकिंग संकट की स्थिति देखिए, प्रथम बैंकिंग संकट आपका प्रथम विश्व युद्ध के कारण, युद्धकालीन अनिश्चितता के कारण, लोगों में बैंकों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होने के कारण हुई, ठीक है। द्वितीय बैंकिंग संकट आपका 1982 में सरकार द्वारा संकुचन नीति अपनाने के कारण आई, ठीक है, तथा 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के कारण, ठीक है। तृतीय बैंकिंग संकट आपका 1939 से 46 ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, युद्धकालीन अनिश्चितता के कारण है, ठीक है। और 1947 में पुनः भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसके कारण से आपके पंजाब एवं बंगाल के बैंकों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव आपके किस पे पड़ा? पंजाब नेशनल बैंक पर पड़ा, ठीक है। 1991 की अवधि में कुल मिलाकर 242 बैंक फेल हुए। अब हम आइए बैंकिंग के, भारत में बैंकिंग संकट के कारण की विवेचना करते हैं कि बैंकिंग संकट के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन के कारण, यहाँ देखिए, स्वदेशी आंदोलन के कारण हमारे देश में अनेक छोटे छोटे बैंकों की स्थापना हो गई। स्वदेशी आंदोलन के कारण हमारे देश में अनेक छोटे छोटे बैंकों की स्थापना हुई, लेकिन इनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे, जिससे वह प्रतियोगिता में नहीं टिक पाए। और ये कारण ये भी रहा कि भारत में बैंक फेल हुए या भारत में बैंकिंग संकट की स्थिति आई। क्या कारण था? कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अनेक छोटे छोटे बैंकों की स्थापना हो गई, लेकिन इनके पास पर्याप्त पूंजी का अभाव था, पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे, जिसके कारण से वो आज की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए, ठीक है। दूसरा है बैंकों की छलपूर्ण नीति। अब बैंकों की छलपूर्ण नीति क्या है कि बैंक क्या करते थे, अपनी पूंजी को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, ठीक है। और पूंजी का आधार कमजोर हो जाने के कारण बैंक को पूरी तरह से जनता के जमाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंक क्या करते थे, अपनी पूंजी को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे, और पूंजी का चूंकि आधार उनका कमजोर था या पूंजी कम थी, तो वह बैंकों के जमाओं पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रह जाते थे, ठीक है। और इस कपटपूर्ण नीति के कारण भी, या यह जो बैंकों की छलपूर्ण नीति रही जनता को धोखा देने की, जिसके कारण भी भारत में बैंकिंग संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। अगला है सुयोग्य संचालकों का अभाव। अभी हमने ऊपर बताया कि आपको कि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन बैंकों में तेजी से वृद्धि तो हुई, लेकिन इनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे, ठीक है। योग्य व अनुभवी प्रबंधकों का अभाव था, जिससे बैंकों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो सका, और ये कारण भी बैंकों के फेल होने का रहा, ठीक है। अगला है बैंकिंग सिद्धांत का उल्लंघन। अब बैंकिंग सिद्धांत का उल्लंघन क्या है कि बैंकिंग सिद्धांत के अंतर्गत बैंक को चाहिए कि पर्याप्त नकद कोष रखे, जिससे वह जनता की मांग को पूरा कर सके, ठीक है। और उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण दे। उचित प्रतिभूति का नहीं हो तो उचित जमानत के आधार पर उसे ऋण देना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत से बैंकों का नकद कोष अनुपात कम होने के कारण वह अपने ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर सके, जिससे बैंकिंग संकट में पड़ सके, ठीक है। अब इसमें दो तथ्य हैं आपके, एक तो बैंक के पास पर्याप्त नकद कोष होना चाहिए, और दूसरा उचित जमानत के आधार पर। अगर आप उचित जमानत के आधार पर नहीं ऋण देंगे, ठीक है, तो उससे धन के लौटने की जो संभावना है कम रहेगी, ठीक है। और यह कारण भी बैंक के फेल होने का एक कारण बनेगा, ठीक है। अगला है पर्याप्त नकद कोष अगर नहीं होगा, आप अधिक से अधिक विनियोग कर देंगे, ठीक है, या जो अल्पकालीन जमाएं हैं उनको अगर आप दीर्घकालीन और जोखिमपूर्ण व्यवसाय में अगर विनियोग करते हैं, ठीक है, तो समय से वह धन बैंक को प्राप्त नहीं होगा, और बैंक जनता की मांग को समय से पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। यह कारण भी है, भी बैंकिंग संकट की स्थिति उत्पन्न होगी इस कारण से, ठीक है। अगला है आपका दोषपूर्ण विनियोग नीति। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जनता की जो अल्पकालीन जमाएं हैं, ठीक है, बैंक द्वारा यदि दीर्घकालीन विनियोग में या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में उसको विनियोग कर दिया जाता है, तो इससे उसको समय से वसूल कर, तो इससे वह धन आपको समय से मिलेगा नहीं, ठीक है।
और जनता द्वारा धन की मांग करने पर आप उस मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, या अगर जोखिमपूर्ण व्यवसाय में आपने विनियोग कर दिया है तो व्यवसाय में हानि होने पर उस धन को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, बैंक द्वारा सट्टे का व्यवसाय करना एक कारण ये भी है बैंकों के फेल होने का। बैंकों के लिए सट्टे में रुपया लगाना अवांछनीय है, लेकिन बैंक अधिक लाभ कमाने के लालच में क्या करते थे, अपने धन को सट्टा व्यवसाय में लगाते थे और जिससे बैंक को पर्याप्त क्षति हुई। ठीक है, इंडियन स्पेसी बैंक के असफल होने का यह प्रमुख कारण था क्या, कि बैंक द्वारा सट्टे का व्यवसाय करना या सट्टा में धन लगाना। जमाओं पर ऊंची ब्याज दर। बैंक, चूंकि अभी हमने बताया कि स्वदेशी आंदोलन के कारण बैंकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। ठीक है, और चूंकि बैंकों की संख्या बढ़ रही है तो बैंकों में प्रतियोगिता भी बढ़ेगी, और प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए बैंक क्या करते थे कि जमाओं पर ऊंची ब्याज दर देने लगे और ऋण पर कम ब्याज दर। साख बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, ऋण पर वो कम ब्याज दर देने लगे, और यह एक कारण यह भी रहा कि जो उनकी आय है कम होती गई और व्यय बढ़ने गए, और जिस कारण से बैंक फेल होने लगे। ठीक है, व्यय की रकम आय से अधिक होती जा रही थी और बैंक फेल होने लगे। बैंकों में गला काट प्रतियोगिता। बैंकों में गला काट प्रतियोगिता की बैंकों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो बैंकों को टिके रहने के लिए एक दूसरे बैंकों से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी, और वो आपस में क्या करते थे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जमाओं पर अधिक ब्याज दे रहे थे और ऋण पर वो कम ब्याज ले रहे थे, जिससे उनकी आय कम होती गई। ठीक है, सस्ती ब्याज दर नीति अपनाकर लोगों को ऋण प्रदान कर रहे थे, और ऐसी प्रतिस्पर्धा के कारण उनके लाभ बहुत कम हो गए और वे फेल होने लगे। ठीक है, झूठी अफवाहें। कुछ बैंक तो अपनी त्रुटियों के कारण फेल हुए, लेकिन कुछ बैंक झूठी अफवाहों के कारण, जैसे एक दो बैंक अगर फेल होने लगे तो जनता द्वारा यह अफवाह अब जनता में यह अफवाहें उठने लगी कि अब बैंक क्या है, फेल होंगे। अब झूठी अफवाह के कारण यह आपका अलायंस बैंक ऑफ शिमला की फेल होने का यह प्रमुख कारण था, झूठी अफवाह। ठीक है, या अफवाहों के कारण से जनता क्या करती है, अपने धन को वापस मांगने लगती है, और बैंक के पास पर्याप्त नकद कोष न होने के कारण से वह उनके द्वारा उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ हो जाती थी, और जिसके कारण से बैंक फेल होने लगे। सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति। बैंकों के फेल होने पर भी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो वह बैंकिंग संकट के समय अन्य बैंकों की सहायता करके उन्हें फेल होने से क्या कर सकती थी, बचा सकती थी। अंशधारियों की अज्ञानता एवं रुचि। बैंक के जो अंशधारी थे उनमें से अधिकांश को बैंकिंग की कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं थी, बैंक के प्रबंध की जानकारी नहीं थी, और जिनको बैंक की प्रबंध या कार्यप्रणाली की जानकारी थी वो बैंक के प्रबंध में रुचि नहीं लेते थे, और जिसका प्रभाव क्या हुआ कि संचालकों ने स्वेच्छा से कार्य किया और बैंकों के संचालन में उचित नीति व सिद्धांतों की अवहेलना की, और जिससे बैंक क्या हुए, फेल होने लगे। ठीक है, समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव। उस समय बैंकों को नियंत्रित करने के लिए कोई समुचित बैंकिंग अधिनियम नहीं था, और जिसके परिणाम स्वरूप बैंक लाभ कमाने के लालच में बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना करने लगे, और यह कारण भी बैंकों के फेल होने का रहा, या इस कारण से भी बैंक आर्थिक संकट में फंस गए। ठीक है, केंद्रीय बैंक का अभाव। बैंकों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए, समुचित नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय बैंक का होना आवश्यक है, और इसी उद्देश्य की स्थापना के लिए अप्रैल 1935 को हमारे देश में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो बैंकों ने चूंकि नियंत्रण रखने के लिए कोई संस्था नहीं थी, जिसके कारण से बैंक मनमाने ढंग से कार्य किए, बैंकिंग सिद्धांतों का उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, या संकट के समय बैंकों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई, और जिसके कारण भी यह कारण भी बैंकों के फेल होने का रहा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका बैंकिंग संकट के प्रभाव। अब जो भारत में बैंकिंग संकट उत्पन्न हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है,
जनता में अत्यधिक असंतोष एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न होना। चूंकि बैंक फेल हो रहे थे, एक के बाद एक बैंक फेल हो रहे थे, और जिससे क्या होगा कि लोगों का बैंक के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और जब बैंक पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो अपने धन को बैंक में जमा करेंगे नहीं। ठीक है, और ये कारण से बैंकों के विकास की गति क्या हुई, शिथिल पड़ गई। चूंकि जनता की बैंकों के प्रति अविश्वास, बैंकों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई जनता में, और जिसके कारण से जिस जगह अधिक संख्या में बैंक फेल हुए, जिस राज्य में अधिक संख्या में बैंक फेल हुए, वहां नए बैंकों की स्थापना हतोत्साहित हुई, या वहां पर नए बैंक स्थापित करना कठिन हो गया। ठीक है, अगला है मध्यम वर्गीय व्यक्तियों पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव। अब मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति थे अपने धन को बैंक में रख रहे थे, और बैंकों के फेल हो जाने के कारण से उनका धन उन्हें वापस नहीं मिला। ठीक है, और जिसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्यम वर्गीय व्यक्तियों पर पड़ा। ठीक है, अगला है सुदृढ़ केंद्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव। अब बैंक चूंकि फेल हो रहे थे, ठीक है, और बैंकों के फेल होने के कारण में बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना, ठीक है, बैंकों पर पर्याप्त नियंत्रण न होना किसी संस्था का, और यह अनुभव किया गया कि सुदृढ़ केंद्रीय बैंकिंग की आवश्यकता अनुभव की है, और इसी उद्देश्य की स्थापना के लिए 1 अप्रैल 1935 को भारत में केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, समुचित बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता का अनुभव। बैंकों के फेल होने के कारण या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग क्रियाओं पर वैधानिक नियंत्रण रखना आवश्यक है। ठीक है, अतः इस उद्देश्य के लिए 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और जिसका पालन करना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।